हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधारों के बारे में। तो मार्ले मिंटो सुधारों के हम पहले पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे कि इन सुधारों को लाने से पहले भारत में क्या घटनाक्रम घटित हो रहा था। तो महारानी विक्टोरिया ने 1857 के विद्रोह के बाद जब भारत सरकार अधिनियम 1858 लागू किया गया था, उस समय घोषणा की थी कि भारतीयों के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, लेकिन बहुत कम भारतीयों को यह अवसर मिला कि उनके साथ समान व्यवहार किया जा रहा था। तो इस वजह से भी भारतीय जनता के मन में विरोध की भावना बढ़ती जा रही थी और इसी पर 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बहुत ही क्रूरतापूर्ण ढंग से बंगाल का विभाजन कर दिया था और इसके परिणाम से वो बंगाल में बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ। वहाँ की जनता ने कर्जन के इस फैसले को नहीं माना और उन्होंने इसका विद्रोह किया। तो जब ब्रिटिश अधिकारियों तक इस विद्रोह की घटनाएं पहुंची तो उन्होंने ये जरूरी समझा कि भारत के शासन में कुछ न कुछ सुधार किया जाना चाहिए ताकि जनता में जो विद्रोह की ज्वाला भड़क रही है उसे शांत किया जा सके। तो भारत और दूसरी तरफ जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जिसकी 1885 में स्थापना हो चुकी थी, अब वो भी राजनीतिक मंच पर और ज़्यादा सक्रिय होती जा रही थी और कांग्रेस के द्वारा और अधिक सुधारों की मांग की जा रही थी और सब शासन की मांग कांग्रेस कर रही थी। और पहले क्या था, जो कांग्रेस के नेता थे अधिकतर वो नरमपंथी थे, लेकिन अब उग्रवादी नेता, उग्र विचारधारा के नेताओं की संख्या बढ़ रही थी जो आक्रामक तरीकों में विश्वास रखते थे। और 1906 में कांग्रेस ने पहली बार होम रूल की मांग की कि भारत में भारतीयों के द्वारा ही शासन होना चाहिए। और गोपाल कृष्ण गोखले ने सुधारों की आवश्यकता पर जोर देने के लिए इंग्लैंड में जॉन मार्ले, जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उनसे गोपाल कृष्ण गोखले मिले। और वहीं दूसरी तरफ शिमला डेपुटेशन या शिमला में मुस्लिमों का एक प्रतिनिधि समूह आगा खान के नेतृत्व में 1906 में वो लॉर्ड मिंटो से मिला और इस प्रतिनिधि समूह ने क्या मांग रखी, मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी इस प्रतिनिधि समूह ने। और जॉन मार्ले जो लिबरल सरकार के सदस्य थे, वे भारत के शासन में सकारात्मक परिवर्तन करना चाहते थे। जॉन मार्ले यानी कि जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, वे किसकी सरकार में मंत्री थे? लिबरल सरकार में वो मंत्री थे। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसे बनाया जाता था? ब्रिटिश कैबिनेट के एक मंत्री को। तो वो लिबरल पार्टी, जो कि उदार विचारधारा वाली पार्टी थी, उसकी सरकार से संबंध रखते थे। तो जो लिबरल सरकार थी वो भारत के शासन में सकारात्मक परिवर्तन चाहती थी। तो इसी कड़ी में भारत में आए मार्ले मिंटो सुधार या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो अब हम देखेंगे इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के मुख्य प्रावधान या मार्ले मिंटो सुधारों के मुख्य प्रावधान। तो क्या क्या प्रावधान किए गए? केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों के आकार में वृद्धि हुई। तो इनमें केंद्रीय विधान परिषद में कितनी वृद्धि की गई? जो हम पहले पढ़ के आए थे कि इसमें कुछ नॉन ऑफिशियल या अस्थायी सदस्य, गैर सरकारी या अस्थायी सदस्य रखे गए थे इंडियन काउंसिल एक्ट में, जिनकी संख्या तब 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट में इनकी संख्या थी 10 से 16 केंद्रीय विधान परिषद में, और अब इनकी संख्या कर दी गई 16 से 60। तो ये सदस्य क्या थे जिनकी संख्या बढ़ाई गई? नॉन ऑफिशियल, गैर सरकारी या अस्थायी सदस्य थे। और इनमें इन अस्थायी सदस्यों में भारतीयों को भी शामिल किया जा सकता था। कुछ को क्या करता था, गवर्नर जनरल इसमें नॉमिनेट करने वाला था और कुछ सदस्यों को भारतीयों के द्वारा इसमें चुना जाना था। तो केंद्रीय विधान परिषद में 16 से 60, बंगाल, मद्रास, बम्बई और संयुक्त प्रांत की विधान परिषद में प्रत्येक में 50 सदस्य थे, नॉन ऑफिशियल या अस्थायी। और पंजाब, बर्मा और असम की विधान परिषद में प्रत्येक में 30 सदस्य थे। तो इन विधान परिषदों में जो मेंबर्स थे उनकी 4 कैटेगरीज बनाई गई। पहली कैटेगरी में थे पदेन या एक्स ऑफिशियो सदस्य, यानी कि इन पदों पर जो व्यक्ति होगा
वो अपने आप ही इन विधान परिषदों का सदस्य बन जाएगा। तो गवर्नर जनरल अपने आप ही केंद्र और जो प्रांतों की विधान परिषदें हैं इनका सदस्य होगा। गवर्नर जनरल और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 6 मेंबर्स थे, ये लोग क्या होंगे, केंद्र और प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्य होंगे। दूसरे कौन थे, मनोनीत आधिकारिक सदस्य, इन्हें गवर्नर जनरल द्वारा नॉमिनेट किया जाना था। तीसरे कौन थे, मनोनीत गैर सरकारी सदस्य, ये मनोनीत तो थे गवर्नर जनरल के द्वारा लेकिन ये सरकारी अधिकारी नहीं थे, यानी कि ये सरकार की नौकरी नहीं कर रहे थे, वो किसी भी अंग्रेज को या भारतीय को इनमें मनोनीत कर सकता था गवर्नर जनरल। फोर्थ थे निर्वाचित सदस्य, ये भारतीयों के हम कह सकते हैं हित के हिसाब से महत्वपूर्ण थे। भारतीयों की विभिन्न श्रेणियों के द्वारा ये निर्वाचित थे। आगे हम ये श्रेणियां भी पढ़ेंगे कि इनको कौन लोग निर्वाचित कर रहे थे। सभी भारतीय लोगों को अधिकार नहीं मिला हुआ था निर्वाचन का, तो हम अभी पढ़ेंगे इनकी क्या थी निर्वाचन की प्रक्रिया। तो निर्वाचित सदस्यों का चुनाव कैसे होता था, अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव हो रहा था। और जो स्थानीय निकाय थे वो एक निर्वाचक मंडल का चुनाव करते थे। पहले स्थानीय निकायों ने चुना एक निर्वाचक मंडल को, और ये निर्वाचक मंडल हम इसको लिख देंगे, ये निर्वाचक मंडल करेगा प्रांतों की जो विधान परिषदें हैं उनके मेंबर्स को ये चुनेगा, और ये फिर केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को तो जो प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य थे वो केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को चुनेंगे। एक बार फिर से हम देखते हैं, जो स्थानीय निकाय है वो एक निर्वाचक मंडल को चुनेंगे। निर्वाचक मंडल क्या करेगा, प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों को ये चुनेगा, और प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करेंगे। और निर्वाचित सदस्य ये कहाँ से आ रहे थे, स्थानीय निकायों से, वाणिज्यिक मंडल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जमींदार थे इनमें, विश्वविद्यालयों से, व्यापारियों के समुदायों में से और मुसलमानों में से निर्वाचित सदस्य आ रहे थे। प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्य बहुमत में थे। जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत नहीं था, प्रांतों में था। क्योंकि गैर सरकारी सदस्यों को नामांकित किया गया था, इसलिए कुल मिलाकर एक गैर निर्वाचित बहुमत था। और भारतीयों को पहली बार इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की सदस्यता दी गई, यानी कि जो ब्रिटिश विधान परिषदें थी, अंग्रेजों ने जो विधान परिषदें बनाई हुई थी उनमें भारतीयों को पहली बार सदस्यता दी गई इस मार्ले मिंटो सुधार या भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। और जो सबसे मुख्य विशेषता थी इसकी इंडियन काउंसिल एक्ट या मार्ले मिंटो सुधारों की, वो क्या थी कि इसने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत की, सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज। यानी कि इसमें क्या होने वाला था, जो मुस्लिम प्रतिनिधि है उसका चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही करने वाले थे। तो ये भारत के विभाजन में एक सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा, और भारत में ये सांप्रदायिकता की राजनीति को बढ़ावा देने वाला कदम था, और इसी के साथ अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति सफल रही। तो कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को क्या किया गया, केवल मुसलमानों के लिए निर्धारित कर दिया गया, और यहाँ केवल मुसलमान जो वोटर्स थे वो अपने मुस्लिम प्रतिनिधि को वोट दे सकते थे। और क्या प्रावधान किया गया, जो केंद्र और प्रांतों की विधान परिषदों के सदस्य थे, अस्थायी और गैर सरकारी सदस्य थे, वे अब बजट पर चर्चा कर सकते थे। पहले उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार तो था, लेकिन बजट पर चर्चा का अधिकार नहीं था। अब वे प्रस्ताव भी पेश कर सकते थे और जनहित के मामलों पर भी वे चर्चा कर सकते थे। और पहले वे अगर किसी साधारण मामले पर भी प्रश्न पूछते थे तो वे पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, यानी कि एक बार यदि किसी सदस्य से उन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर से अगर प्रश्न पूछ लिया तो वो उस पर पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। लेकिन इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या मार्ले मिंटो सुधारों के बाद ये प्रावधान किया गया। और विदेश नीति या रियासतों के संबंधों पर अभी भी चर्चा की अनुमति नहीं थी। लॉर्ड मिंटो ने वायसराय की
कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को नियुक्त किया। जो वाइसराय या गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें पहले भारतीय जो नियुक्त हुए वो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और जो भारत के उस समय वाइसराय या गवर्नर जनरल थे उन्होंने इसके लिए काफ़ी रिक्वेस्ट की थी भारत के उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स से। तो और क्या किया गया इसके द्वारा? 2 भारतीयों को भारतीय मामलों के राज्य सचिव की परिषद में नामित किया गया था। तो यदि मार्ले मिंटो सुधारों का हम मूल्यांकन या आकलन करें तो इस अधिनियम का सबसे जो हानिकारक प्रभाव है वो क्या रहा कि इसने भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की और इसका उद्देश्य भारत को संप्रदाय के आधार पर बांटना था ताकि भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती जा रही थी उसे रोका जा सके। और इस कदम की परिणति धार्मिक आधार पर देश के विभाजन में देखी गई। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और आज भी जो ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था इसका असर भारत में देखा जा सकता है। और इस अधिनियम ने औपनिवेशिक स्वशासन यानी होम रूल के लिए कुछ नहीं किया जो कि कांग्रेस मांग कर रही थी। इस अधिनियम ने हालांकि विधान परिषदों में भारतीयों की भागीदारी में वृद्धि की और मुख्य रूप से प्रांतीय स्तर पर। तो ये एक पॉजिटिव इसमें कदम हम कह सकते हैं कि उठाया गया। लेकिन इन सुधारों को लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो कांग्रेस का आंदोलन था उसे कमज़ोर करना और जो मुस्लिम थे उन्हें भी राष्ट्रवादी आंदोलन से दूर रखना और हिंदू मुस्लिमों में फूट डाले रखकर अंग्रेजी शासन को लंबे समय तक कायम रखना इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य हम कह सकते हैं। तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।